जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए हम दोस्तों जो है मॉडल पेपर देखते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम का। देखो बच्चों, पूर्णांक आपको जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय 3 घंटा मिलेंगे, 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट लेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। पहले बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, उसके बाद में अतलगुत्तरी मिलेगा, जो एक वाक्य में लिखना है आपको। अतलगुत्तरी मतलब 10 शब्दों बच्चों, 10 शब्द। आप देख लीजिए कि हमारा जो है एक शब्द हम कितने लाइन, एक लाइन में कितने शब्द हम लिख ले रहे हैं। तो अतलगुत्तरी प्रश्न जो है एक एक वाक्य में देना पड़ेगा। और बच्चों जो लघुत्तरी प्रश्न है वो जो है जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। उसके बाद लघुत्तरी द्वितीय प्रकार का प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर 100 से 125 शब्द में देना है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा 250 शब्द है। देखो बच्चों, 225 शब्द जैसे लिख लीजिए तब भी चलेगा। अगर 250 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों सही उत्तर देना है, चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है सार्क। बच्चों यहाँ का है सार्क, सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो का उठा कर हम इधर कर देंगे, उठा लेंगे तो हो जाएगा काठमांडू। यानी जो है सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में स्थित है। ठीक है, का उठा के हमने एक ही ले लिया। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाली राजधानी काठमांडू में है। इसकी स्थापना बच्चों जो है कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। बच्चों ये सब जो सार्क क्या है, एक संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें जो है कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में लागू की प्रस्ताविका, ग्लास्ताविका, आ बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है सा हो जाएगा, दोनों, आ और बा दोनों। निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने बच्चों जो है सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन ने जो है सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2008, 2006, 2004, 2002। तो यूरोप में यूरो मुद्रा, देखो यू 2 बार आया है, 1 2, यू 2 बार आया है। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? यहाँ भी 2 बार आया है, तो 2002 में। सही जवाब 4 का जो है सा हो जाएगा 2002 में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? तो सही जवाब हो जाएगा सा हो जाएगा 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब जो है कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के जो राजा थे बाबू हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की जो है घोषणा की थी? तो बच्चों छः का सही जवाब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। यानी जो है 26 अक्टूबर 1947 को। कब किए थे? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है आपको बताना है। 7 का सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा 15। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संख्या कितनी है बच्चों? 15 है। निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है? उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास को जो है बढ़ावा, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब जो है द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश। तो 9 सही जवाब सा हो जाएगा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। संपूर्ण क्रांति के जो जनक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? आपको 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि संपूर्ण क्रांति के जो है जनक कौन थे। तो 10 सही जवाब जो है सा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के क्या थे? जो है जनक थे। चलिए अब हम लोग अतलगुत्तरी प्रश्न देखेंगे। 2-2 नंबर का मिलेगा अतलगुत्तरी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए।
बनाना शुरू किया। कब बच्चों? 1972 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? 2 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखेंगे हम लोग। लिट्टे, देखो लिट्टे, लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, तमिल इलम, यानी श्रीलंका में सक्रिय एवं उग्र तमिल संगठन है। एक तमिल संगठन है। यह संगठन बच्चों तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। यह जो है तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। यही है तमिल संगठन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है? हेग में है। नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। यहाँ पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा उनका कार्यकाल क्या है। तो आइए चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 है तथा उनका जो है कार्यकाल जो है 9 वर्षों का होता है। कितना होता है? कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। और बच्चों इसका काम क्या होता है जानते हो? जब दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है, दो देशों के बीच जब विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए मामला कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो बहुत सरली, देखो मिश्रित मतलब मेल, जिसमें मिला हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों उसे कहते हैं जिसमें सरकारी तथा निजी, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक, सार्वजनिक मिल्स होता है सरकारी और निजी मिल्स होता है प्राइवेट, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व होता है, उसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अपने भारत क्या है बच्चों? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों का योगदान होता है। ठीक है। तो बहुत सरला है। जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैश्विक संपदा, वैश्विक मीन्स होता है विश्व स्तर। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 2 समझौते के नाम लिखे। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 2 समझौते के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 15 का उत्तर देखेंगे हम लोग। वैश्विक सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, पहला है अंटार्कटिक 1959 में। नंबर 2 है बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल जो है 18, और बच्चों तीसरा है अंटार्कटिक पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि वामपंथ क्या है बच्चों? देखो एक वामपंथ होता है, एक दक्षिण पंथ होता है। वामपंथ जो होता है वो गरीबों की मदद करता है, गरीबों को जो है सरकारी योजनाएं पहुंचाता है, यानी गरीबों को जो मदद करता है वो वामपंथ के अंतर्गत आता है। और वही दक्षिण पंथ किसे कहते हैं? जो कुलीन वर्गों की जो है सेवा करता है। ठीक है। तो बच्चों वामपंथ क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। वामपंथ, देखो वामपंथी विचारधारा के लोग जो होते हैं बच्चों, गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। ठीक है। यानी वामपंथी विचारधारा जो है गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और जो है इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का जो है समर्थन करते हैं। ठीक है। और इसी उल्टा जो है दक्षिणपंथी होता है। वामपंथी विचारधारा गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का क्या करते हैं बच्चों? समर्थन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में सिंडिकेट समर्थित प्रत्याशी बीबी गिरी ने जो है कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को जो है पराजित कर जीत दर्ज की थी। यानी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था? नीलम संजीव रेड्डी ने, बीबी गिरी ने जीता था। देखो 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में सिंडिकेट समर्थित प्रत्याशी, जो सिंडिकेट पार्टी संबंधित थे, जिसका नाम था बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को जो है पराजित करके जीत दर्ज की थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वैश्वीकरण क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है बच्चों? देखो वैश्वीकरण माने बोले तो विश्व स्तर,
वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का जो है एक देश से दूसरे देशों के साथ अप्रतिबंधित जिसमें प्रतिबंध है ना हो, अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना है। आप आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है बच्चों? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने जो है प्रधानमंत्री गांधी के साथ किससे समझौता किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा 19 का? शेख अब्दुल्ला ने 1974 में इंदिरा गांधी से समझौता किया था। किसने बच्चों? शेख अब्दुल्ला ने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी से समझौता किया था। देखो इंदिरा गांधी क्या थी बच्चों? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। हमारे देश भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम लिखिए। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम जो है काशीराम जो है बहुजन समाज पार्टी संस्थापक का नाम जो है क्या था बच्चों? काशीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? मायावती जी हैं। चलो हम लोग लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न देखेंगे जो बच्चों 5 अंकों को आपको मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद लघुत्तरी सेकंड प्रकार का जो है कितने अंकों का रहेगा? 6 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है जो 5 अंकों का है। आइए इसका उत्तर देखें, बहुत सरल है। देखो बच्चों, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। राष्ट्र निर्माण राजनीतिक विकास के जो है सांस्कृतिक पक्ष पर जोर देता है, जिसके अनुसार एक राष्ट्र में ऐसी प्रक्रिया हो जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे कबीलों, गांवों एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली को वफादारी प्रदान करें। इसी कहते हैं बच्चों राष्ट्र निर्माण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। आइए, तो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के 2 लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के विषय में मदद करते हैं। नंबर 2, राष्ट्रों के समक्ष कई बार ऐसी मुश्किल एवं बड़ी समस्या आ जाती है कि वे जो है अकेला उसका हल नहीं निकाल सकता। इसके लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 193 सदस्य देश हैं। यदि कोई देश कहीं गरीबी में पड़ा है यानी समस्या में पड़ा है तो उसका जो है निपटारा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो बच्चों सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के विषय में मदद करते हैं। राष्ट्रों के समक्ष कई बार ऐसी मुश्किल एवं बड़ी समस्या आ जाती है कि वे अकेला उसका हल नहीं निकाल सकता। इसके लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है? उसकी जो है सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। चलिए इसका उत्तर, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए, अथवा करके देगा आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं में बच्चों पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं, निम्नलिखित हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। देखो यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को जो है दूर करता है। नंबर 2, आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक मीन्स पैसा संबंधित होता है। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 3, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय हेड डाल लेंगे हम लोग। यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को जो है बढ़ावा देता है। चलिए बच्चों हम लोग लघुत्तरी प्रश्न सेकंड प्रकार देख लेंगे। 6 अंकों का है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको मिलेगा जो है 8 नंबर का।
जहाँ भी अथवा लगेगा सिर्फ एक ही करना है उसमें, ठीक है। जहाँ भी अथवा लग जाए, दो में सिर्फ एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। जहाँ भी अथवा लग जाए सिर्फ एक करना है। तो आइए बच्चों, थोड़ा लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं। यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था? 6 नंबर का है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था? अथवा करके देखा, यूरोपीय संघ को जो है कौन सी बातें प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंस है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। बच्चों हेड डाल लेंगे हम लोग यूरोपीय संघ के उद्देश्य, यानी यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य हैं। देखो, यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है। नंबर 1, आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आना जाना, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक, बिना रोक टोक के आना जाना। नंबर 2, सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों का जो है विकास। नंबर 3, साझी यानी साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की जो है विभीषिका झेल चुका था और नहीं चाहता था कि फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो। नंबर 4 बच्चों, साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व जो है मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना। नंबर 5, अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच जो है अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों को जो है मदद पहुंचाना था। नंबर 6 है बच्चों, पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलात, नदियां व अन्य वन्य जीवों की जो है रक्षा करना। यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई मौक़ों पर जो है कठोर कार्रवाई की। नाइजीरिया में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। इसलिए 1995 में यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों ने नाइजीरिया के साथ जो है राजनीतिक रिश्ते तोड़ दिए, ठीक है बच्चों। यूरोप मतलब जानते हो, यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे देश आते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया? ये डालेंगे पर्यावरण के मुद्दे पर भारत का पक्ष। देखो बच्चों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण रक्षा के लिए उठाए गए कदमों को इस तरह से जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में हुई थी। भारत ने 2002 में क्योटो संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का प्रमुख प्रस्ताव यह था कि जो 1990 के गैस उत्सर्जन स्तर को आधार मानकर जो है गैस उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी। यह संधि फरवरी 2005 में लागू हुई। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश 2 श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं। रियो घोषणा में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए विकसित देशों को ज़्यादा जिम्मेदारियां का निर्वहन करना चाहिए। क्योटो संधि के अनुसार जो है विकसित देश गैस उत्सर्जन स्तर में 1990 को आधार मानकर 5% की कमी लाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो जहरीली गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 1990 को आधार मानकर 5% की कमी लाए। भारत व चीन की इच्छाओं और इनके विचारों को जो है ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को क्योटो संधि के प्रतिबंध से जो है बाहर रखा गया। अब यह माना जा चुका है कि पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव विकसित देशों द्वारा जो है डाला गया, क्योंकि बच्चों सुख सुविधा जो है जो गैसें निकालते हैं ज़्यादातर विकसित देश ही निकालते हैं। अब यह माना जा चुका है कि पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव विकसित देशों द्वारा डाला गया। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण इन देशों का औद्योगिक विकास है, यानी उद्योग धंधे। इस संबंध में भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे विकासशील देशों की प्रमुख दलील यह थी कि विकसित देश आज हमें जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसे वे तब क्यों भूल गए जब वे अंधाधुंध अपने उद्योगों का प्रसार कर रहे थे। हमारी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हम अपने औद्योगिक विकास की गति धीमी नहीं करेंगे। भारत जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकता तो यह है कि और ज़्यादा कारखाने लगाए जाएं। वर्ष 2000 में भारत का प्रति व्यक्ति गैस उत्सर्जन 0.9 टन था, जो 2030 तक बढ़कर 1.6 टन हो जाएगा। इसे कोई खास बढ़ोतरी नहीं माना जाना चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जो है भारत जैसे देश पर्यावरण रक्षा के प्रति वचनबद्ध नहीं है। नंबर 2 हेडलाइन हम लोग, वैश्विक तापमान को कम करने में भारत का सहयोग। वैश्विक तापमान को कम करने में भारत का जो है व्यापक योगदान रहा। जैसे नंबर 1, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति के अंतर्गत कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रकों व मोटर गाड़ियों के लिए स्वच्छ ईंधन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया।
नंबर 2, बिजली अधिनियम 2003 के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया, जैसे कि बायोगैस और बायोडीजल। वर्ष 2005-2006 के दौरान भारत में बायोगैस का उत्पादन 32 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहा। नंबर 3, हम विकासशील देशों की मांगों और आवश्यकताओं पर बल देते रहे हैं। भारत ने रियो घोषणा का अनुसमर्थन किया, क्योंकि इस घोषणा में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख मिलता है कि संसार के विकसित देशों को अल्प विकसित देशों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। विकासशील देशों को उन्नत प्रौद्योगिकी की बहुत अधिक आवश्यकता है। नंबर 4, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वीयना में एक समझौता हुआ। 1987 में मॉन्ट्रियल संधि हुई। संधि में होता है बच्चों समझौता। 1987 में मॉन्ट्रियल संधि हुई। भारत ने ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। नंबर 5 बच्चों, कोपेनहेगन समझौता। कोपेनहेगन में भारत ने 2005 को आधार वर्ष मानकर गैस उत्सर्जन में 2020 तक 25% तक की कटौती की घोषणा की है।